अंतरिक्ष में पहुंचा एक और भारतीय। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में पहुंचकर कहा, व्हाट ए राइड। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में खबरों के सफरनामे में आपको लेकर चलते हैं हेडलाइंस पर और फिर जानेंगे खबरों को। कंकाखेड़ा थाना क्षेत्र के जिटौली गांव में एक मां ने सल्फास घोलकर 2 बच्चों को दिया, खुद भी पिया। तीनों की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस द्वारा 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल को मेरठ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया लोकतंत्र का काला अध्याय। आईएमए हॉल के कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी संगठन के सदस्य को पटका पहनाकर किया सम्मानित। पूर्व मंत्री सुरेश राणा बोले, भारत के लोकतंत्र को नहीं होने देंगे खत्म। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने सर्किट हाउस में पीड़ितों से की बातचीत। जानी थाना पहुंचकर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध का देखा रिकॉर्ड और कहा, इस बार राज्य महिला आयोग कांवड़ यात्रा में लगाएगा स्पेशल शिविर। गंगानगर थाना क्षेत्र में बहन से बात करने के शक में युवक की हत्या की आशंका। गंगानगर के एक खेत में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग और जिला स्वास्थ्य समिति ने बरसात से पहले संचारी रोगों पर वार करने के लिए घर घर दस्तक देने वाले कार्यक्रमों का किया आगाज। त्योहारों से पहले डीएम ने की जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक। कहा, खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण का काम जल्द पूरा करें अधिकारी। काशी टोल प्लाजा में सही विवेचना और कार्रवाई न करने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन तारा ने परतापुर इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर। बॉर्डर पर ही रोक ली जाएगी मानकों के विरुद्ध डीजे कांवड़, भड़काऊ गाने और कंपटीशन पर रहेगी रोक। निर्देशों की अनदेखी करने पर होगा डीजे संचालकों पर मुकदमा दर्ज। तो डीएम और एसएसपी ने स्थलीय कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण। वहीं महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा में राज्य महिला आयोग लगाएगा कैंप। और अब खबरें विस्तार से। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। जिटौली गांव में एक मां ने अपने 2 बच्चों को पहले तो पानी में सल्फास घोल के पिलाया और फिर खुद भी पानी में सल्फास घोल कर पी लिया, जिसके बाद तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव जिटौली में गृह क्लेश के चलते राशिदा पत्नी आबिद ने अपने 2 साल के बच्चे जैद और 4 साल की बच्ची जायरा को पानी में सल्फास घोल कर पिला दिया और उसके बाद खुद भी सल्फास ले लिया और इसके बाद तीनों की हालत बुरी तरह से बिगड़ गई। लोगों को जैसे ही पता चला तो वो उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे और अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला गृह कलेश का है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है अस्पताल में और तहरीर का इंतजार कर रही है। कांग्रेस द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल लगाने के बाद 21 महीने तक विपक्ष लोकतंत्र की बहाली के लिए सड़कों पर उतरा था और अब 75 से 77 के उस दौर की भयानक यादों को लेकर बीजेपी देशव्यापी संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है और मना भी रही है। इसी कड़ी के अंतर्गत केंद्र सरकार के राज्य सहकारी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने स्थानीय नेताओं के साथ पहले तो प्रेस वार्ता कर आपातकाल के दौरान कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के बारे में बताया और कहा कि लोकतंत्र के इस काले अध्याय को नई पीढ़ी को बताना जरूरी है, जिससे लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। और फिर उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने इमरजेंसी के पीरियड में जेल में टाइम काटा था। इन दोनों नेताओं के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी थे। निवर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, जिला अध्यक्ष सुरेश राणा और कमल दत्त शर्मा भी मौजूद थे। साथ ही साथ थे महापौर हरिकांत एलुवालिया। देश में लोकतंत्र के माथे पर कलंक लगाने का काम आज से 50 साल पहले कांग्रेस ने किया। आज वो संविधान को सर पर उठाए फिरते हैं
लेकिन संविधान को पैरों तले रोदने का काम कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर आपात लगाकर किया, जिसमें लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, विरोधियों को जेलों में डाल दिया गया, तरह तरह के अत्याचार किए गए, अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ काम करने का अधिकार नहीं था। 352 का भरपूर दुरुपयोग कांग्रेस ने किया। सेक्शन 38 और 39 में संविधान संशोधन कर इस देश की न्यायपालिका, इस देश की कार्यपालिका और इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को के अधिकारों को छीनने का काम किया। और तो और पत्रकारों के अधिकार ही नहीं छीने, पत्रकारों को भी जेलों में डालने का काम उस आपातकाल में कांग्रेस ने किया। विरोधी दलों के नेताओं को तरह तरह की प्रताड़नाएं दी गई, यहाँ तक कि हमारे नेताओं को अगर परिवार में किसी की मृत्यु होगी तो दाह संस्कार में जाने का मौका भी उन्होंने नहीं दिया। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे तत्काल आज के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। उस दौरान उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में जाने को इजाज़त उनको नहीं दी गई। और संविधान को एक तरह से नहीं, संविधान की जितनी अवहेलना आप अच्छी तरह जानते हैं। 2005 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार में प्रधानमंत्री का चेहरा कोई और था और सत्ता का केंद्र कहीं और था। और सत्ता का केंद्र बनने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिनकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को बनाया। सारे निर्णय वहीं से होते थे। यानी कि एक तरह से पूरे देश को पंगु बना दिया गया था। और प्रधानमंत्री जी के लिए जो संविधान में संशोधन 38 और 39 किया गया, उसमें सभी तरह के कानूनों से प्रधानमंत्री को बाहर कर दिया गया। लोगों की सीनियरिटी को खत्म कर दिया गया। जस्टिस खन्ना, जिसने भ्रष्ट आचरण और सरकारी दुरुपयोग के कारण 1971 में इंदिरा गांधी जो जीत कर आई थी, उनके भ्रष्ट आचरण के कारण, चुनाव में सरकारी दुरुपयोग के कारण उनके चुनाव को जो रद्द किया, तो उनकी सीनियर होते हुए भी उनको चीफ जस्टिस बनने का मौका कांग्रेस ने नहीं देने दिया। मतलब ये एक तरह से किसी के साथ नाइंसाफी की पराकाष्ठा थी। एक उदाहरण नहीं है। कांग्रेस ने संविधान को कैसे कैसे कुचला। आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा विरोधी दलों की सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया। तो उनके मुंह से संविधान की बात शोभा नहीं देती, क्योंकि संविधान को सबसे ज़्यादा अपमानित और पैरों तले रौंदने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष की भांति पूरे देश में 25 जून को संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या के दिवस के रूप में मनाती है। अपराधों का प्रदेश कहा जाता था, गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, फिरौतियों का प्रदेश कहा जाता था। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून से खिलवाड़ कोई भी करेगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई मोदी और योगी जी की सरकार करने से हिचकेगी नहीं। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राणा ने आईएमए हॉल में लोकतंत्र सेनानी संगठन के वयोवृद्ध सदस्यों के साथ संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कंसल को उन्हीं की सीट के पास जाकर पटका पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया, आशीर्वाद लिया।
जिसमें पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी शामिल थे, बीजेपी नेता अरुण वशिष्ठ भी शामिल थे, आरएसएस के प्रचारक दर्शन लाल अरोड़ा समेत 1 दर्जन से ज्यादा वो लोग शामिल थे जिन्हें 25 जून 1975 की रात को ही 21 महीने के लिए जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया था। आप लोगों ने जो किया तो देखना सही। राणा जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जी श्री संजीव गुप्ता जी, अरे हट जाइए भाई, 2 मिनट जोन दिए जगह ना करें। एक किसी साथी की ये सामने देखो। IMA में संविधान हत्या दिवस के तौर पर आपातकाल के 50 सालों को 75 से 77 साल तक कांग्रेस की निरंकुशी सरकारों के इस जुल्म के बारे में, इस दमनकारी नीतियों के बारे में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि आपातकाल का दौर जिन लोगों ने झेला है वो ही लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल में 75 से 77 तक सारे मौलिक अधिकारों को सीज कर दिया गया था और विपक्ष के सभी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था। जिस जेल में 100-200 लोग भी नहीं आ सकते, उसमें 500 से लेकर 1000 लोगों को ठूस दिया गया था, डाल दिया गया था। उसके बाद केंद्रीय सहकारी राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इमरजेंसी पीरियड को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए 21 महीनों में कैसे निरंकुश सरकार ने संविधान को और लोकतंत्र को कुचला था, उसके बारे में नई पीढ़ी को पता चलता है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, एक हाथ में छोटी सी किताब लेकर संविधान की बातें करने वाले राहुल गांधी और उनके परिवार ने एक समय पूरे देश को जेलों में भर दिया था और जेल में बंद लोकतंत्र के इन प्रहरियों को जैसे अंग्रेज सजा देते थे ऐसी ही सजाएं दी गई थी। इस गोष्ठी में महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के साथ साथ बहुत सारे गणमान्य भी उपस्थित थे। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मनिंदर पाल सिंह और पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल के साथ वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने इमरजेंसी के पीरियड में बहुत यातनाएं सही। सरकार ने उसको पुनर्जीवित करने का काम हमारी सरकार माननीय अमित शाह जी के निर्देशन में कर रही है। तो आप इस क्वालिटी के कारण देख सकते हैं कि उनको आज सहकारिता में राज्य मंत्री का दायित्व मिला है। मेरा निवेदन है कि जोरदार तालियों से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोकतंत्र सेनानियों का जो संगठन हमारे यहाँ बना हुआ है, उसके जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप कंसल जी। ये देश को लगभग मालूम हो चला था कि भ्रष्टाचार के कारण, प्रशासनिक दुरुपयोग के कारण ये लोग सत्ता में आए हैं। इसलिए छात्रों में आक्रोश था, किसानों में आक्रोश था, देश भर में आंदोलन का माहौल खड़ा हो रहा था। बिहार से चाहे जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा हो, चाहे गुजरात में मोरारजी का अनशन शुरू हो गया हो या जगह जगह छात्रों ने बिगुल फूंका हो, तो लग रहा था कि पूरे देश के अंदर एक वातावरण खड़ा हुआ है। और वही एक रिट दायर हुई और रिट में कहा गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो सत्ता हासिल की है, अपने चुनाव को जीता है, वो भ्रष्टाचार के दम पर जीता है, प्रशासनिक दुरुपयोग के दम पर जीता है और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उनके चुनाव को अवैध जब घोषित किया गया तो मैं कह सकता हूं कि वहीं से शुरुआत हुई इस बात की कि कैसे हम इस देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दे, आपातकाल की आग में झोंक दे। और आप में से तो वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल को सिर्फ देखा नहीं, आपातकाल को झेला है, कठिनाइयों को सहा है। तो इसलिए आप तो उस दौर से गुजरे हैं। 75 से 77 तक देश में जो कुछ भी घटा उसके आप साक्षी। उनको आज कुछ समय में शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उन 2 सालों की
जो घटनाएं हैं वो इतिहास के पन्नों में अमिट हैं, जिनको मिटाया नहीं जा सकता। आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश आज से 50 साल पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरे देश को जेल खाना बना दिया। और अब आपको लेकर चल रहे हैं एक प्रदर्शनी दिखाने। IMA हॉल के एक कोने में पोस्टर्स के जरिए इमरजेंसी के जुल्मों की एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें सभी लोगों ने जाकर देखा कि इमरजेंसी पीरियड में क्या क्या हुआ था। इस प्रदर्शनी के जरिए, पोस्टर्स के जरिए जयप्रकाश आंदोलन की तस्वीरें, अलग अलग अखबारों की कटिंग, इमरजेंसी लगाने के लिए संविधान में जो बदलाव किए गए थे वो सब पोस्टर्स के रूप में इस प्रदर्शनी में शामिल थे। और सबसे ज्यादा चर्चा उस पोस्टर की हुई जिस पोस्टर में इंदिरा गांधी पीठ के पीछे संविधान की किताब पकड़े हुए हैं। आपातकाल के 50 साल और आपातकाल के 50 साल पर जब सरकार के मंत्री आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसे हत्या दिवस बताते हैं, तो उसके बाद एग्जीबिशन भी लगाई जाती है। इस एग्जीबिशन में अलग अलग तरीके के पोस्टर्स के ज़रिए बताया गया है कि किस तरीके से संविधान पर हमला हुआ था, लोकतंत्र की वापसी हुई थी। और लोकतंत्र की वापसी और संविधान के हमले के बीच में आकर मीडिया खड़ा हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की वो कटिंग जो लोकतंत्र को जिंदा करने में कामयाब हुई, उसका भी प्रदर्शन है। वहीं पर एक ऐसा पोस्टर भी चर्चा के विषय में है जिसमें उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पीछे संविधान की किताब लिए खड़ी हैं। और इस पोस्टर प्रदर्शनी में सारे घटनाक्रम को सीक्वेंस वाइज बताया गया है कि किस तरीके से सीक्वेंस घटते गए थे। अनैतिक संशोधनों से संविधान पर हमला किया गया था और 38वां संशोधन, 39वां संशोधन, 40वां संशोधन, 41वां संशोधन और 42वें संशोधन के साथ बीजेपी सरकार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। मीडिया, न्यायपालिका और अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर हमला था। वहीं पर इन सारी पोस्टर्स के ज़रिए वो पोस्टर भी है जिसमें सिनेमाओं पर बैन था, सिनेमा के कलाकारों पर, गायकों पर सेंसरशिप और बैन लगाई जा रही थी। किशोर कुमार ने कांग्रेस सरकार के प्रचार में गाने से मना किया तो उनके गानों पर बैन लगा दिया गया। और फिर बिल्कुल अलग तरीके से ये 4 पोस्टर्स आपके सामने नज़र आएंगे जिसमें बताने की कोशिश की है कि शिक्षा पर नियंत्रण और चाटुकारिता का दौर को इंडियन एक्सप्रेस ने किस तरीके से पर्दाफाश किया था। हाँ, आपातकाल का ये जो लेसन है वो हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र 1947 से लेकर 2025 तक हर बार जब भी उस पर चोट होती है डबल मजबूत होकर आता है। और जब डबल मजबूत होकर आता है तब लोकतंत्र विश्व में, भारतीय लोकतंत्र विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर उन लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के पीरियड के दौरान यातनाएं सही थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं राजेश और मैं हूं के। उधर विकास सभागार में भी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों ने आपातकाल के 50 साल होने के बाद एक कार्यक्रम में शिरकत की और इस कार्यक्रम में लोकतंत्र का मूल्य सभी को बताया गया। इस मीटिंग में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डीएम डॉक्टर वीके सिंह और तमाम वो लोग उपस्थित थे जिन्होंने इमरजेंसी पीरियड के दौरान
जेल में अपना समय बिताया था, जिन्हें जेल में डाल दिया गया था। आपको बता दें, शासन द्वारा दिए गए निर्देश के सिलसिले में विकास भवन सभागार में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के इस मौके पर आपातकाल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र के सेनानियों को और उनके आश्रितों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आपातकाल पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा सामूहिक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें लोकतंत्र की रक्षा और संविधान के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र के मूल्यों को तार तार करते हुए संविधान की हत्या की गई थी और मनमाने ढंग से कानून को थोपा गया था। सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी बराला ने बुधवार को महिलाओं से संबंधित मामलों में जन सुनवाई की। इस दौरान पुलिस से संबंधित कई शिकायतें आई। डॉक्टर बराला ने संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र पर तत्काल निस्तारण के लिए निर्देश दिए और महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए भी आदेश दिए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी बराला ने बुधवार को सर्किट हाउस में महिलाओं की समस्याओं पर जन सुनवाई। इस दौरान पुलिस से संबंधित कई मामलों पर सुनवाई की गई। डॉक्टर मीनाक्षी ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए और महिलाओं से अपील की कि वो अपनी बात खुलकर रखें, अपनी समस्याओं को अधिकारी के सामने बिना डरे रखें ताकि समय पर उन्हें न्याय मिल सके। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महिलाओं की समस्याएं और महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में तुरंत और त्वरित कार्रवाई की जाए। जन सुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों की सूची बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजने के भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर सीडीओ नूपुर गोयल, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया, कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार गुप्ता, महिला थाना प्रभारी सीओ दौराला अधीक्षिका रीमा राठी, वन स्टॉप सेंटर से विनीता और कई गणमान्य अधिकारी उपस्थित थे। जो बनेगा दूसरे पक्ष की पेंशन कटवाएगा। तो एक महिला आयोग की तरफ से पहल हुई है कि जितने भी जिलों में से उत्तर प्रदेश के कांवड़ गुजरेगी, उन सभी जिलों में महिला आयोग की तरफ से कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 पुलिसकर्मी होंगी। ये हमारी प्रशासन में बात हो गई है। उनकी सुरक्षा के लिए एक फीडिंग एरिया बनेगा जिसमें वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। उनके लिए नहाने की, सोने की, खाने की प्रॉपर व्यवस्था उस कैंप में रहेगी। साथ ही में उसमें जो सबसे बड़ी व्यवस्था रहेगी वो डॉक्टर्स रहेंगे। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट डॉक्टरों का भी इंतजाम उन कैंप में किया गया है कि किसी महिला को कोई समस्या कांवड़ लाने में होती है तो वो उस कैंप का लाभ उठा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि कांवड़ मेला हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। अभी सावन भी नहीं लगा लेकिन कांवड़ शुरू हो गई है। कांवड़ शुरू हुई है क्योंकि राजस्थान, हरियाणा और बहुत दूर दूर की महिलाएं कांवड़ लेने यहाँ से आती हैं। आपने देखा होगा उनको सामूहिक कैंप में ही रुकना पड़ता है, जो मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। उसमें उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। इसी की वजह से अब हमारी जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर बबीता चौहान जी, उन्होंने भी इस बात करके कहा है कि जितने भी जिलों से कांवड़ गुजरेगी उसमें कांवड़ के कैंप लगेंगे। दूसरा मुद्दा था कि सरकारी योजनाएं बहुत हैं, आयोग की योजनाएं बहुत हैं, आम जन तक नहीं जा पा रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पेंशन है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक छोटी सी गलती के कारण उनके फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं और दोबारा पेंशन नहीं बनती है, जिसका उनको लगता है सरकार कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए। तो उसके लिए हमने आयोजन किया है हर ब्लॉक स्तर पे पहले, उसके बाद ग्राम स्तर पे एक इस तरीके के पूरे अधिकारियों का एक वहां पर कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, पूरे गांव को बुलाया जाएगा और जो भी उनकी समस्या उसका निस्तारण वही किया जाएगा जहां पर वो लोग बैठेंगे, ना कि उन्हें बार बार आना पड़ेगा। कम से कम 3 दिन पहले से पूरे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगेंगे जिससे कि हर व्यक्ति उसका लाभ ले सके। सरकारी दवाइयां मुफ्त भी हैं और प्राइवेट से अच्छी भी हैं, लेकिन आम जन को लगता है अगर मैं प्राइवेट में जाऊंगा तो वहां पर ज्यादा जल्दी ठीक हो जाऊंगा 4-5 हजार की दवाई लेके। वहां 1 रुपए में दवाई मिलती है, लेकिन विश्वास नहीं है लोगों का। वो विश्वास वापस लौटे सरकार पे और हमारे सिस्टम पे। इसके लिए हम लोग एक कदम उठाने जा रहे हैं कि गांव-गांव कैंप लगाएंगे।
वहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने जानी थाने का निरीक्षण किया और महिला संबंधित प्रार्थना पत्रों की भी जांच की। एक पीड़ित महिला की पीड़ा राज्य महिला आयोग मीनाक्षी भराला ने सुनी और महिला की पीड़ा सुनकर कार्रवाई करने के आदेश जानी थाने पुलिस को दिए। पुलिस से संबंधित सूचना और नंबर भी थाने पर नहीं मिलने पर राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला नाराज नजर आई और महिलाओं से संबंधित सूचनाएं और अधिकारियों के नंबर थाने के बाहर लिखवाने के आदेश दिए। निरीक्षण मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पे क्या और चीज कर सकते हैं और क्या चीज ठीक कराई जा सकती है। जैसे मैं आई तो होर्डिंग बैनर पोस्टर की व्यवस्था है ही नहीं, ना के बराबर है। जो है वो भी इन्होंने अंदर रखे हुए हैं, बोल रहे हैं टूट गए हैं, इससे करके बात हुई है। तो मैंने कहा है कि कल तक उसको लगवाएं बाहर और होर्डिंग बैनर की व्यवस्था रहेगी अगर अच्छी। जितने भी हेल्पलाइन नंबर होते हैं महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए, तो फिर महिलाओं को अंदर आने की जरूरत नहीं है। बाहर से इतनी कॉलेज की स्कूल की स्टूडेंट्स निकलती हैं, वहीं से देखकर वो अपनी मदद के लिए उन हेल्पलाइन नंबरों पे फोन कर सकती हैं। कुछ ये तो देखिए छोटी मोटी चीजें हैं जो चलती रहेंगी, तो उसके बारे में मैंने इनसे बताया क्योंकि आज मेरा ये पहला ही यहाँ का दौरा है। तो आज हम इनको बोल कर जाएंगे, अगली बार नहीं सही होंगी। जैसे महिला शौचालय ऑलरेडी बनवा रहे हैं, नहीं था यहाँ पे अच्छा, कांस्टेबल भी महिला है, ऐसा नहीं है कि जो बाहर से महिला है वही महिला है। तो हम उसकी भी सुरक्षा और उसके भी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम ही महिलाओं की है कि उनको भी देखें, उनको प्रॉपर व्यवस्था यहाँ दी जाए। गंगानगर थाना क्षेत्र के अमेड़ा आदिपुर गांव के जंगल के ईख के खेत में 24 वर्षीय युवक हर्ष का शव पड़ा हुआ मिला है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। इस बात की सूचना मिलते ही एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा, सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे पुलिस के साथ और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक हर्ष मंगलवार शाम के समय घर से निकला था, उसके बाद से ही घर वापस नहीं लौटा। मृतक के छोटे भाई हनी ने बताया ग्राम के ही रहने वाले साहिल ने हर्ष की पिटाई इसलिए की थी क्योंकि हर्ष साहिल की बहन से फोन पर बात करता था। वहीं फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस। आज दिनांक 25 जून को थाना गंगानगर क्षेत्र के अम्हेड़ा गांव के पास खेत में वहीं के निवासी एक हर्ष नामक युवक के गोली लगने से मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पे पुलिस की टीम और फील्ड यूनिट की टीम पहुंची, जांच की गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर में 2 लोगों को नामजद करते हुए आरोप लगाया गया है कि गांव की ही एक युवती से इसका प्रेम संबंध था, जिसके कारण ये हत्या हुई है। दोनों एक ही जाति के हैं और प्रकरण में जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है थाना गंगानगर पे मुकदमा दर्ज करते हुए की जा रही है। मवाना में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग और जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संयुक्त रूप से संचारी रोगों पर वार करने के लिए घर घर दस्तक अभियान बरसात से पहले ही शुरू कर दिया गया है। बुधवार को मवाना के तहसील रोड स्थित आरओ वाटर प्लांट पर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और नगर पालिका परिषद के सभासदों के बीच समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। यूनिसेफ से आए डॉक्टर हरिदास ने सभासदों को जानकारी देते हुए बताया कि बरसात के मौसम में ठहरे हुए पानी में जो मच्छर पनपने लगते हैं उनसे कई तरीके की बीमारियां फैलती हैं, इसलिए हमें अपने आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई रखनी चाहिए और कहीं पर भी पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए। पानी का जमाव होने से जो बीमारियां होती हैं वो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। वहीं संचारी रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए एक वृहद प्लान बनना जरूरी है। बरसात आ रही थी ना, बरसात से पहले संचारी रोगों के खिलाफ अभियान, अभी आपको खबर दिखाई है। और अब त्योहार आ रहे हैं तो मिलावट के खिलाफ सरकारी अभियान। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इनमें ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्कूल और भोग से संबंधित प्रमाण पत्र वितरित किए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की परिवर्तन टीम की कार्रवाई की समीक्षा की गई और जिलाधिकारी ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण के बारे में अधिकारियों को बताने के लिए कहा और कहा कि 100% दुकानदारों का लाइसेंस बनना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए। ये सभी विभिन्न विभागों की ड्यूटी है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमण करते हुए खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण का कार्य 100%
करना सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली की प्रचलित महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में डीएम के द्वारा निर्देशित किया गया कि ईट राइट स्कूल, ईट राइट कैंपस, क्लीन स्ट्रीट हब और क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के प्रमाणन के लिए संबंधित विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और उसको 100% अचीव करना चाहिए। संचारी रोगों के रोकथाम के संबंध में डीएम के द्वारा सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद के सभी मिठाई की दुकानों, जूस के प्रतिष्ठानों, फल के ठेलों और दुकानों की प्रतिदिन नियमित जांच और निरीक्षण होना चाहिए। कटे हुए फलों की बिक्री को रोके जाने का आदेश भी डीएम के स्तर से दिया गया। जिलाधिकारी ने कांवड़ शिविर में प्रयोग होने वाले खाद्य और पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी चेक करने के लिए रेगुलर बेसिस पर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण करने और कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले खाद्य और पेय पदार्थों के रेस्टोरेंट तथा ढाबों की रेट लिस्ट का प्रमुख स्थान पर लगवाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए और साथ ही साथ ढाबों पर मिलने वाला भोजन कैसा है इस बारे में डेली रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में चलने वाले मेस और कैंटीन का भी इंस्पेक्शन करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया। जिलाधिकारी द्वारा औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि जनपद में नकली दवाओं से संबंधित निरीक्षण का कार्य संतोषजनक नहीं है। मिलावटी एवं नकली औषधियों के संबंध में लगातार जांच पड़ताल होनी चाहिए और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी नगर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अपर जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक प्रबंधन जिला उद्योग केंद्र, आबकारी निरीक्षक, बाट माप अधिकारी, यातायात निरीक्षक, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला समन्वय मध्याह्न भोजन प्रबंधक, प्राग और ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। काशी टोल प्लाजा का मामला लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। पहले तो काशी टोल प्लाजा पर जो नेशनल हाईवे भी है और जहां पर सिक्योरिटी भी टाइट रहती है, वहां पर गोलियों का चलना, गोलियों के बाद लाठी डंडों का चलना और उसके बाद जो लोग सरेंडर करने आए हैं कचहरी में उनके ऊपर हमला। और इसी बीच एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने इस मामले का खुद संज्ञान लेते हुए ये पाया कि विवेचना और कार्रवाई दोनों में खोट थी। उन्होंने अंतरिक्ष जैन जो एएसपी थे उन्हें जांच भी सौंप दी है। लेकिन फिलहाल तो एक बड़ी कार्रवाई की है एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने। प्रतापपुर इंस्पेक्टर दिलीप बिस्ट को लाइन हाजिर भेज दिया है, थाने से मुक्त कर दिया है। लेकिन एक बात तय है कि काशी टोल प्लाजा पर लगने वाले फास्ट टैग स्टॉल्स किसके परमिशन से लग रहे हैं? क्या यहाँ पर थानों की कोई सेटिंग है या थानों की वजह से ही यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं? ये बड़ा मामला है, क्योंकि आपको बता दें मेरठ में सिवाया टोल प्लाजा कितना पुराना है और वहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है जिसमें वहाँ पर स्टॉल लगाने वाले खुलेआम गोली चलाएं। काशी टोल प्लाजा पर गोली चलने और मारपीट से क्या इमेज जाएगी, ये जरा सोचने की बात है। सबसे पहले पुलिस लाइन लेकर चलेंगे, जहां डीजे को लेकर पुलिस और प्रशासन की जो विशेष तैयारियां हैं, उन्हीं तैयारियों के मद्देनजर मेरठ और आसपास के गांव के डीजे संचालकों को बुलाकर एक मीटिंग की गई। और पुलिस लाइन में हुई इस मीटिंग में एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए पुलिस की प्रशासन की प्राथमिकताएं डीजे संचालकों को बताई। अमूमन ये पहली बार हुआ है जब कांवड़ डीजे के मानकों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश जहां एक तरफ शासन की तरफ से आए, लखनऊ की तरफ से आए, वहीं मेरठ प्रभारी भी इस पर सख्ती के साथ अमल करने के निर्देश दे गए। इस मीटिंग का मुख्य बिंदु डीजे की चौड़ाई और ऊंचाई फिक्स करने को लेकर था। एडीएम सिटी ने बताया कि 12x14 के मानक पर खरी उतरने वाली डीजे को ही कांवड़ मार्ग पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। बॉर्डर पर ही चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सड़कों पर ट्रैफिक जाम ना लगे, कांवड़ का जल लेकर आने वाले वो लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इंतजामात किए गए। एडीएम सिटी ने बताया कांवड़ की ऊंचाई और चौड़ाई को लेकर ये आदेश इसलिए दिए गए जिससे कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए
और कोई हादसा ना हो, कांवड़ बिजली के तारों से ना टच हो, साउंड कितने डेसिबल की बजेगी इस बारे में भी दिशा निर्देश दे दिए गए। साथ ही साथ डीजे संचालकों को भी बता दिया गया है, यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो डीजे संचालकों पर मुकदमा दर्ज होगा और म्यूजिक सिस्टम भी जब्त कर लिया जाएगा। एसपी सिटी ने भी बताया कि म्यूजिक सिस्टम संचालकों को नोटिस देने के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 15 म्यूजिक सिस्टम और डीजे संचालक ऐसे हैं जो हर बार मानक तोड़ते हुए नजर आते हैं। कांवड़ यात्रा में जाने से पहले सभी डीजे वाले यानी कि डीजे संचालक सुनिश्चित कर लें कि उनकी कांवड़ और म्यूजिक सिस्टम मानकों के अनुसार है या नहीं। एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा, किसी भी दशा में कोई भी कांवड़ 12 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए और 14 फीट से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। गाड़ियों के लिए देखिए, जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने इनसे डिटेल भी ली है, कौन कौन से ऐसे गांव हैं और जो जगह है जहाँ पे ऐसे विशेष जाति विशेष के लिए फोर्स किया जाता है, या कौन ऐसे लोग हैं जो फोर्स करते हैं। कोई भी अगर जाति विशेष गाने बजाने के लिए लेके या फिर इनसे मारपीट करेगा तो उसके खिलाफ सक्सेसफुल कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने अपने नंबर भी शेयर किए हुए हैं। हर जगह पुलिस बल मौजूद रहता है। इनसे बताया गया, अगर आपको लगता है कहीं भी ऐसा कोई करने की फिराक में है या आपको फोर्स कर रहा है तो हमारे अपने उसमें हमें नॉलेज में लेके आए। वहीं कांवड़ यात्रा की तैयारी के मद्देनजर जिला अधिकारी डॉक्टर वी के सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा द्वारा कांवड़ मार्ग का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने नानू का पुल, सरदना पुल, राड़धना, पुरा महादेव मंदिर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। डीएम ने कांवड़ मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, रेलिंग, बैरिकेडिंग, विद्युत व्यवस्था, सड़क मरम्मत, शौचालय, खंभों को पॉलीथीन से कवर कराने, रूट डाइवर्जन प्लान लागू करने, संवेदनशील स्थानों का चिन्हांकन करने आदि व्यवस्थाओं के संबंध में स्थलीय जायजा लेते हुए मौके पर उपस्थित अधिकारियों को समय सीमा के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी डॉक्टर वी के सिंह ने कहा कि गंग नहर पटरी और पुरा महादेव के लिए जाने वाले कांवड़ मार्गों पर साफ सफाई, रोड मरम्मत, विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा आदि कार्यों में समग्रता के साथ कार्रवाई करते हुए तेजी लाई जाए। इस अवसर पर सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग सहित दूसरे संबंधित विभागों के अधिकारी गण उपस्थित थे। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बुधवार को नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नगरायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारी संघ ने कहा कि जल्दी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर नगर निगम आंदोलन को नहीं झेल पाएगा। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने कहा कि लगातार कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, समस्याओं का हल नहीं मिल रहा है। हमने 4 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था और नोटिस दिया था, मांग पत्र हमने अपना। उसके बाद हमने सोमवार में वहां पर बैठे उठे, फिर हमको नोटिस देना पड़ा और आज हमारा 25 तारीख का जो समय था, हमारा मांग पत्र दिया है हमने, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। सबसे बड़ा मोटिव तो हमारा मांग ये है कि बढ़ती आबादी को मानक पूरा किया जाए, भर्ती की जाए और जो लोग 35 साल से पुराने लगे हुए लोग हैं उनको परमानेंट किया जाए, वो हकदार हैं इसके। पूरे देश में कई स्टेटों में इस तरह के लोगों को परमानेंट किया गया है। हरियाणा देख लो, उत्तराखंड देख लो, आप राजस्थान देख लिए, पंजाब देख लीजिए। इसके उपरांत कैशलेस हॉस्पिटल है और वर्दी है ठंडी गर्म, और जो लोग अभी लगे हैं उनको संविदा का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आज हमारा कर्मचारी 4-4 काम कर रहा है, 4-4 काम कर रहा है 4 लोगों के हिस्से का, और उसको भरपेट रोटी नहीं मिल पा रही। तो ये हमारा आज वार्ता का मेन मोटिव है। चुप कर गया है, तो इसलिए आपके सिटी हलचल के चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अगर ये हमारी मांगों को शीघ्र नहीं माना गया तो हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। भूख हड़ताल भी होगी, धरना भी होगा और इससे और भी कदम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है कि नगर आयुक्त महोदय 3367 पद हैं जो रिक्त पड़े हैं, वो चाहे तो शासन से स्वीकृति लेके भर सकते हैं और 8400 लोग इस नगर की सफाई के लिए चाहिए। पीएस
ESI कट रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा। हमारे कैशलेस हॉस्पिटल है, उसमें सीधा इलाज नहीं हो रहा। तो हम ये चाहते हैं कि नगर निगम एक परिवार है और जो हमारी समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जाए। समस्याएं हल होंगी तो शहर में हमारे कर्मचारी बढ़ेंगे। मेरठ के दौराल थाना क्षेत्र में गन्ना समिति के दफ्तर में 2 महिला वर्कर्स के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला दूसरी महिला के बाल पकड़कर थप्पड़े रसीद करते हुए नजर आ रही है। महिला का पति दौराला गन्ना समिति कार्यालय में कार्यरत है। उसकी पत्नी को शक है कि दफ्तर में कार्यरत दूसरी महिला के साथ उसके संबंध है। इसी शक के आधार पर आज महिला अपने पति के दफ्तर पहुंची और दोनों को साथ देखकर नाराज हो गई, जिसके बाद महिला ने पति के सामने उसकी कथित प्रेमिका की पिटाई कर डाली। सरदाना में चल रहे मेला बूढ़ा बाबू में मंगलवार की शाम बाबा खाटू श्याम के नाम रही। मेला पंडाल में भव्य खाटू श्याम भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम और राज्य महिला आयोग के सदस्य मीनाक्षी भराला भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भजन कलाकारों ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से श्रोताओं को भक्ति रस में डुबो दिया। कि बाबा का मेला आज से नहीं सदियों से भरता है और इस मेले की पहचान इसी से है कि ये ब्रह्मा जी की जन्म तिथि के मौके पर ये मेला भरता है। मैं पिछले बहुत सालों से लगातार कार्यक्रम में 15 साल से आता हूं। एक बात हमेशा उठती है कि मेला बूढ़े बाबा का है या बूढ़े बाबू का है। ये कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ये सब जानते हैं कि पुष्कर जी के बाद अगर कोई ब्रह्मा जी की प्रतिमा है तो वो सरदना में है और ये मेला उन्हीं के जन्मोत्सव के नाम से मनाया भी जाता है और लोग इस मेले में आते भी इसलिए हैं कि ये मेला हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। बूढ़ा बाबा का जो मेला एक लगता है यहाँ पे, तो उसमें मैं आई और मैं हर साल यहाँ पे इस कार्यक्रम में कोई से न कोई से एक दिन जरूर आती हूँ। कभी ये लोग मुशायरे में बुला लेते हैं तो कभी कभी उसी में के जगत में आई। मेला बूढ़ा बाबू में जो बूढ़ा बाबा की याद में मेला भरता है, इसमें पहला कार्यक्रम आज खाटू श्याम जी की संध्या का हो रहा है, जिसमें बाबा खाटू श्याम के भजन और उसके लिए बहुत सुंदर तरीके से बड़े कलाकार और बड़े गायक यहाँ आए हैं। शानू जैन जी और संजय सोनी जी सभासद आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और उसके अलावा पूरे नगर के लोग इस मेले में, इस कौमी यकजहती के मेले में हमारे बीच में समाज के लोग इस खाटू श्याम की संध्या में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हुए हैं। और निश्चित रूप से पहला कार्यक्रम है और भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अभी हनुमान चालीसा के पाठ के बाद बाबा ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के शिवशंकरपुरी शारदा रोड में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। पीड़ित वरुण ने बताया कि जब बाइक घर के बाहर खड़ी थी तो इसी दौरान मुंह पर मास्क लगाकर आए एक युवक ने पहले एक बाइक में छेड़खानी की और उसके बाद वहीं पास में खड़ी स्प्लेंडर बाइक का लॉक तोड़कर आसानी से बाइक को लेकर फरार हो गया। बाइक चोरी की घटना आज सुबह की बताई जा रही है। वहीं पीड़ित वरुण ने आरोपी चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। कंकाखेड़ा के डिफेंस एनक्लेव कॉलोनी स्थित नगर निगम के ऑफिस पर बुधवार को लोगों ने हंगामा किया और आरोप लगाया कि पिछले एक हफ्ते से अपना काम कराने के लिए कंकाखेड़ा नगर निगम ऑफिस पर वो पहुंच रहे हैं। ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने ये लिख रखा है कि ऑफिस का प्रिंटर खराब है, जिसके कारण एक हफ्ते से नगर निगम ऑफिस में काम करवाने आ रहे लोग बेरंग ही लौट जाते हैं। आज भी ऑफिस पर बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकलवाने के लिए आए थे। आज भी ऑफिस का प्रिंटर आउट ऑफ ऑर्डर मिला। नाला ओवरफ्लो हो रहा है बिल्कुल, और नाले का पानी और नालियों का पानी रोड पे आ गया है और इतनी गंदगी हो रही है, सांप घूम रहे हैं और रोज लोग फिसल के गिर रहे हैं और इतना मच्छर पैदा हो रहा है कि डेंगू मलेरिया घर घर में बीमारी का डर, बहुत बुरी हालत है। इसीलिए अब हम सब जगह होके आ चुके हैं। हम अब कैंटीन भी में गए थे हम नगर निगम में, तो उन्होंने बोला कि मेन ऑफिस यहाँ पे है, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या सुनवाई होती है हमारी। वहाँ जाओ यही होता है। ब्रह्मपुरी स्थित सरस्वती लोक में सर्व समाज का एक भवन बना है।
आप कहेंगे सर्व समाज का भवन, जी हाँ, ये वही भवन है जो पहले जैन समाज का भवन था। अब उसका नामकरण सर्व समाज का भवन कर दिया है और उसके ध्वस्तीकरण के विरोध में सर्व समाज के लोग उतर आए हैं। उसमें बनिए भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, जैनी भी है और सभी लोग इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध करने के लिए सुबह ही सुबह प्रभात फेरी निकालते हुए नजर आए। और हमको कल डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के यहाँ सुरेश जैन ऋतुराज भी मिले थे, जो इसी मुद्दे पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बात करने के लिए आए थे। सर्व समाज के इन सभी लोगों ने मेडा से रिक्वेस्ट की है कि किसी भी व्यक्ति के दबाव में आकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम ना दें, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें कोई भी गैर कानूनी असंवैधानिक काम नहीं किया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि मेडा ने सबूतों के आधार पर एक वकील की पिटीशन पर इस समाज के इस भवन के ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए थे। उसके बाद से ही जैन समाज के लोग सड़कों पर आंदोलन रखे। आज हम यहाँ पर सभी जैन समाज के लोग और हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, इसीलिए कि एक असामाजिक तत्व ने हमारे संत भवन, जहाँ पर जैन समाज के सभी साधु साध्वी आकर विश्राम करते हैं, अपने 1-2 दिन का भ्रमण करते हैं और ऊपर हमारे यहाँ पर एक छोटा सा चैतालिया बनाया गया है, जिसमें हम अपनी आस्था को लेकर आते हैं और अपनी भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं और पूरी तरह से यहाँ पे पूजा सेवा करते हैं, लेकिन एक असामाजिक तत्व इस मंदिर को यहाँ से हटाना चाहते हैं। उसके विरोध में हम सारे जैन समाज के लोग यहाँ के अधिकारियों से हमारी ये मांग है कि उन्होंने जो ध्वस्तीकरण के ऑर्डर यहाँ पर दिए हैं उसको निरस्त किया जाए और हमें सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जो धर्म का जो एक स्थान होता है वो लोगों की आस्था का प्रतीक होता है। इस तरह से तो ये एक हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये एक जैन धर्म का मंदिर नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का मंदिर है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं और अपनी आस्था को उजागर करते हैं। तो मेरा MDA से मैं आश्वासन चाहती हूँ कि इस मंदिर पे कोई भी आँच ना आने दी जाए। हमारे जितने भी जैन धर्म के अनुयायी यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं या हिंदू समाज के वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के लोग भी यहाँ पर आए हैं, सारे जैन समाज की लेडीज आई हैं, जेंट्स आए हैं, पूरा सरस्वती लोक परिवार एकत्रित हुआ है। तो मेरा MDA से बस यही एक नम्र निवेदन है, यदि आपको यहाँ पे कोई भी गलत चीज दिखाई देती है तो आप हमें बताएं, अदरवाइज हमारे मंदिर पे कोई भी आँच न आने पाए। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करती हूँ। सबकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मंदिर के ध्वस्तीकरण के विरोध में जो रैली निकाली जा रही है, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और इसके पीछे कोई रंजिश नहीं है, खाली इसको मंदिर तोड़ने का जो यहाँ किया जा रहा है उसका विरोध। और इसमें जो ये जैनियों का मंदिर है, इसको ध्वस्त करने के लिए जो साजिशें रची जा रही हैं, उसके लिए हमने शांति का प्रदर्शन किया है प्रभात फेरी का, और ये हमारा बहुत अच्छी तरह सफल हुआ है। सब हमारी बहनों ने और माताओं ने भी साथ दिया है, बेटियों ने भी साथ दिया है और ऐसे ही हमें एकता बनाए रखनी है। जो हमारे सनातन धर्म पे, जैन धर्म पे या हमारे किसी हिंदू धर्म पे कोई आंच ना आए। हम सब एक हैं और एकता हम हमेशा बनाए रखेंगे। गंगाखेड़ा के दिल्ली देहरादून हाईवे पर कैलाशी अस्पताल के सामने मुजफ्फरनगर की तरफ से आ रहे भैंसों से लदे पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पीछे से आ रहे छोटे हाथी टेम्पो से जा टकराई और पलट गई। इस एक्सीडेंट के दौरान 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्घटना के बाद छोटा हाथी टेम्पो का चालक और परिचालक भी घायल हो गए। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने क्रेन बुलवाकर पिकअप गाड़ी को हाईवे से हटवाया। भारतीय किसान यूनियन इंडियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ कमिश्नरी पार्क पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में किसानों और आम जनता की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार से MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें पूर्णतः लागू करने के साथ साथ किसानों की कर्ज माफी, गन्ने का समर्थन मूल्य कम से कम 500 रुपये करने, कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसानों को मिलने वाले लोन पर 3% ब्याज से बढ़ाकर 7% किए जाने के आदेश को तत्काल वापस लेने की मांगे रखी और अग्निवीर योजना को वापस लेने की भी मांग रखी। कुल 11 मांगों को तत्काल सरकार को पूरा करने की मांग इस किसान सम्मेलन में की गई। सबसे पहले मेरे सर्वप्रथम जो युवाओं का इन्होंने भविष्य खराब कर दिया, अडानी अंबानी को मिलिट्री बेच दी, युवाओं का भविष्य खराब ना हो, अग्निवीर वापस हो, किसान पे MSP लागू हो,
किसान का कर्ज माफ हो, बिजली का जो इन्होंने प्राइवेट ये कर रहे हैं वो ना हो, जो स्कूल ये बंद कर रहे हैं वो स्कूल दोबारा चलाए जाए, या तो टोल टैक्स लें रोड टैक्स लें, और जो सोसाइटी पे इन्होंने ब्याज लगाया 4% वो ब्याज ये वापस लें, और एक बिजली के जो स्मार्ट मीटर है वे ना लगाए जाए, जिससे किसान बहुत पीड़ित है। ये कई हमारी सूत्रीय मांग है, ये इन पे हमारा आज धरना प्रदर्शन था। अगर नहीं मानी गई तो ये जो आज देश का प्रधानमंत्री आराम से इसी में लौट रहा है, इसे लौटना भारी कर देंगे। गांव ढीलना, केंद्रीय कार्यालय, किसान भवन ढीलना, वहीं से लाखों की तादाद में इस देश के प्रधानमंत्री की, जो सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, इसकी शव यात्रा लेके चलेंगे और इसके निवास पे चिता दहन करेंगे। ये हमारा वायदा, से मारे जाए हटेंगे नहीं। धन सिंह कोतवाल के वंशज हैं। 13 मई को राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन और मेरठ जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन के मेंबर्स के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचे थे और मेरठ में ज्वेलरी पार्क की मांग उन्होंने रखी थी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में बताया कि प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव ने मेरठ में ज्वेलरी व्यवसाय के लिए फैक्ट्री फ्लैटेड कॉम्प्लेक्स के निर्माण के संबंध में संयुक्त उद्योग एवं निदेशक उद्योग कानपुर को प्लान भेजने के लिए निर्देशित कर दिया, योजना बनाने के लिए निर्देशित कर दिया है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मेरठ के ज्वेलर्स की इस मांग पर बहुत ध्यान से कार्रवाई करने का मन बना लिया है। महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टर वाजपेयी के साथ उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार मेरठ बुलियन ट्रेडर्स के साथ स्थल निरीक्षण करेंगे और तब सारे अवरोध दूर हो जाएंगे। वहीं जैसे ही आज मौका मिला तो बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और MSME के पदाधिकारी वेद व्यासपुरी पहुंचे और वहां पर जगह का निरीक्षण किया। ज्वेलरी पार्क के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहले दिन से प्रयासरत हैं और इसमें लगातार नए नए कागज आ रहे हैं, नए नए आदेश पास हो रहे हैं और मेरठ में ज्वेलरी पार्क बनने का जो रास्ता है वो साफ हो रहा है। सर, क्या बड़ा अचीवमेंट कर लाए हैं आप दिल्ली से? अचीवमेंट नहीं है, यहाँ के स्वर्ण व्यवसायियों के सामने अपने व्यवसाय को बचाने की समस्या है। अपनी कारीगरी को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भी खड़ा करने की समस्या थी। इसलिए ये फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग बराबर चल रही थी। ये मेरा सौभाग्य कि कार्यकर्ता के नाते इस काम में इन लोगों ने मेरे कंधे पर जुआ रखकर मुझसे काम चाहा। मैंने इस संबंध में एक पत्र इन व्यवसायियों के साथ ही लखनऊ गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से उद्योग विभाग के, लघु उद्यम विभाग के सचिव को ये गया और वहाँ से उनके संयुक्त सचिव ने 18 अप्रैल को एक पत्र लिखा, मुख्यमंत्री का संदर्भ का हवाला दिया जो 18 अप्रैल का था, और 3 जून को एक पत्र भेजा है आयुक्त और निदेशक उद्योग उत्तर प्रदेश को। और ये मेरे रेफरेंस को देते उन्होंने कहा है कि ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से आच्छादित है। नंबर 1, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। दूसरे, उन्होंने कहा कि इसमें संबंधित वांछित अद्यतन सूचना, संस्तुति सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराएं जिससे कि माननीय सांसद जी को भी अवगत कराया जा सके। कुल मिलाकर ये है कि मेरठ में वेद व्यासपुरी में 42,000 मीटर ज़मीन है जो प्राधिकरण इनको दे रहा था। प्राधिकरण जिस रेट पर दे रहा है, हमको MSME सेक्टर से में जहां हम गए हैं, हम बात कर रहे हैं, जहां से प्रयास शुरू हुआ है, उससे करने पे आधे रेट पर ये ज़मीन रह जाएगी। और जब ज़मीन आधे रेट पर रह जाएगी तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट घटेगी। दूसरी बात ये और तय हुई है कि हम इसको 3 हिस्से में करेंगे, फेसेस में। एक फेज़ बना लेंगे, उतने प्रस्ताव व्यवसायियों का उपयोग कर लेंगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, या 2 फेज़ में करेंगे। कुल मिलाकर व्यवसायियों पर आर्थिक बोझ कम पड़े और जो कुछ पैसा लगे वो पैसा इनका मूल व्यवसाय को, अपने प्रोडक्ट को परिष्कृत करने में लगे, ना कि एंड कंस्ट्रक्शन में लगे और एंड उसमें लगे।
तो भूमि का पैसा भी आधा लगेगा और भवन में भी इनको होगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है, एक फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए भारत सरकार 10 करोड़ रुपए अनुदान देती है। वो जब अनुदान आ जाएगा तो स्वाभाविक है इस पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में से 10 करोड़ रुपए की मदद हो जाएगी। इस दृष्टि से ये सभी व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल जो इनका है वो मेरे साथ गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेशेंटली सुना था। सुनने के बाद जो कार्रवाई की है ये अभी मेरे पास 15 मिनट पहले व्हाट्सएप से आया है। तो इसलिए मेरा इतना ही खाली कहना है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्दी मेरठ को फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स यानी हमारे मेरठ का स्वर्ण व्यवसाय जो एशिया में हाथ से बने हुए जेवरों का पहला स्थान रखता है, वो स्वर्ण व्यवसाय इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि यहाँ हमारे बिक्री बढ़ेगी, सरकार को रेवेन्यू अच्छा जाएगा, जीएसटी जाएगा, और जब जीएसटी जाएगा तो उसका कुछ परसेंटेज मेरठ को वापस आएगा विकास के लिए। इसलिए कुल मिलाकर इस प्रस्ताव के से मैं तो कम से कम संतुष्ट भी हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये स्वर्ण व्यवसायियों के हित में बहुत बड़ा कदम राज्य सरकार का होगा। जी हाँ, स्वर्ण व्यवसायी हमारे पास आए हुए हैं यहाँ पर। वो यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिलने आए हैं और उनको ये वो कागज़ सौंप रहे हैं जो कागज़ आपके पास आए हैं, और ये बताता है कि जवाबदेही इस सरकार की बहुत महत्वपूर्ण है और इस जवाबदेही में सबसे ज़्यादा वो वादे हैं जो वादे चुनाव के समय किए गए हैं, और यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। व्यवसायी जगत से ज्वेलरी पार्क को लेकर लंबा आंदोलन करने वाले लोग यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इस अचीवमेंट पर? निश्चित तौर पर एक प्रयास जो हम लोग कार्यकर्ता के रूप में या अपने व्यवसाय से जुड़े रहने के रूप में कर रहे थे, उस प्रयास में हमने भाई साहब से, आदरणीय सांसद जी से निर्देश भी लिया, उनसे मदद भी ली, और अब हमें लग रहा है इस पत्र के माध्यम से कि हमारी मदद पर संज्ञान हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसा भाई साहब ने हमें मिलवाया था वो चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि मेरठ में जो स्वर्ण व्यवसाय है, जो आज 15,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय है, 442 करोड़ रुपए की हम जीएसटी सालाना देते हैं, तो वो व्यवसाय निश्चित तौर पर उन्नत होगा। और जैसा भाई साहब ने अभी आपको बताया कि हम जीएसटी के रूप में भी बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ और है, हमारे हाथ में रोज़गार भी बढ़ेगा। रोज़गार से मतलब जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनके नंबर्स भी बढ़ेंगे। वहाँ इतनी सारी यूनिट्स, 200 कुछ यूनिट्स वहाँ पे नक्शे में बनी है, और अगर एफएआर बढ़ गई तो वो यूनिट्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और एक अभी तक दिल्ली या कहीं है नहीं, उत्तर प्रदेश में और कोई नहीं है, ये पहला होगा। भारत में 8 जगह ऑलरेडी ज्वेलरी पार्क काम कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा उसमें देखनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर उनके ज्वेलरी पार्क में जीएसटी, उनके स्टेट जीएसटी आधी है, यानी कि 3% टोटल जीएसटी है, 1.5% स्टेट की है, 1.5% सेंट्रल की है। वहाँ पर वो 75 पैसे उनकी माफ़ है, तो वो कंपटीशन हमें झेलना पड़ रहा है। एक कंपटीशन हमको ये जो झेलना पड़ रहा है कि बिजली की यूनिट्स उस ज्वेलरी पार्क के अंदर 2 रुपये यूनिट कम है। उनको जो कैपिटल के लिए, रनिंग कैपिटल के लिए जो लोन मिल रहा है वो 3% या उसके आसपास मिल रहा है। एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत उन्हें सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन्हें सारी एनओसीज मिल रही हैं। बड़ी कंपनियों से जो हमें काम करने ये बड़ा स्टेप मेरठ के, बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए मेरठ के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मेट्रो और नमो दौड़ेंगी और वहीं वेद व्यास पार्क पर ज्वेलरी पार्क, वहीं वेद व्यासपुरी में ज्वेलरी पार्क जिस तरीके से मूर्त रूप ले रहा है, उसके बाद एक उम्मीद रोजगार के लिए और बड़ी है। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। सिटी हलचल के साथ एक और बातचीत में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ के लिए जो गिफ्ट है उसके बारे में बताया। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आशा जताई कि 26 अगस्त के आसपास 1-2 दिन ऊपर या नीचे मेरठ से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के अगले पड़ाव अयोध्या और काशी होने की पूरी संभावना है। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जल्द ही शुभ सूचना देने का आश्वासन दिया है। वैसे तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि मैं पूरे पुख्ता सबूत के साथ कह रहा हूं कि ये वंदे भारत ट्रेन काशी और अयोध्या भी जाएगी, लेकिन फिर भी आधिकारिक तौर पर अगर एक कागज़ आ जाएगा, पुष्टि हो जाएगी, तब ज़्यादा कहना अच्छा रहेगा। मेरठ से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में यात्री कम होने से वंदे भारत ट्रेन का खर्चा बढ़ता हुआ जा रहा था, बहुत बढ़ता हुआ जा रहा था, और राज्यसभा सांसद डॉक्टर वाजपेयी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
के संज्ञान में ये समस्या लाए और सुझाव दिया कि यदि अयोध्या बनारस इस वंदे भारत ट्रेन के साथ जुड़ता है जो मेरठ से लखनऊ जा रही है, तो न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। वंदे भारत का जो रूट है वो रूट अब मेरठ को अयोध्या से जोड़ने जा रहा है और इस प्रयास में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहले दिन से ही लगे हैं। आइए जानते हैं क्या नया डेवलपमेंट आया है। क्या मेरठ वासियों को डायरेक्ट अयोध्या के लिए ट्रेन यानी कि वंदे भारत मिल गई है? जी, मेरठ के लिए जिस दिन वंदे भारत चली थी लखनऊ के लिए, और उस दिन के बाद पहले महीने का जो अनुभव आया था, वायबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, सवारी उसमें नहीं थी, गाड़ी घाटे में जा रही थी। मैंने माननीय मंत्री जी को ये पत्र लिखा था और अधिकारियों से भी मिला था कि इसकी वायबिलिटी लाने के लिए इसे वाया अयोध्या बनारस तक चला दो। कहा गया था कि एक रैक का इंतजाम हो जाएगा तो हम इसको करेंगे। सैद्धांतिक सहमति माननीय मंत्री जी ने और उनके अधिकारियों ने दे दी थी। अश्विनी वैष्णव जी। हाँ, आज उसका परिणाम ये आया है कि 26 अगस्त प्लस माइनस 1-2 दिन आगे और पीछे ये मेरठ से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत वाया अयोध्या बनारस तक जाएगी और इस संबंध में सैद्धांतिक निर्णय हो चुका और हो सकता है 1 आध दिन में मेरे पास पत्र भी आ जाएगा। अधिकारियों ने मुझे फ़ोन पर बताया है। वंदे भारत एक्सप्रेस मेरठ से लखनऊ, अयोध्या और बनारस, बनारस से अयोध्या, लखनऊ और मेरठ, इसकी आर्थिक वायबिलिटी आ जाएगी, गाड़ी घाटे में नहीं चलेगी और लोगों को भी बनारस और अयोध्या जाने के लिए सीधी ट्रेन मिल जाएगी। वो जो सर्किट बन रहा है उस सर्किट में ये बड़ा योगदान रहेगा। सर्किट की योजना जिन्होंने बनाई होगी वो जानेंगे। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सेंटर से जहाँ जहाँ भी ये जाती है ट्रेन, वहाँ से बनारस अयोध्या के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए अयोध्या जाने के लिए, बनारस जाने के लिए वंदे भारत से सीधे मेरठ के सिटी स्टेशन से बैठिएगा और उतरिएगा काशी में या अयोध्या में। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। 10-12 दिनों के अंतराल में एक और बच्ची बेलगाम दौड़ते वाहन की भेंट चढ़ गई। उम्र थी मात्र 2 साल और लगता है मासूमों की जान इसी तरीके से सस्ती है। नौचंदी गेट के पास राघव कुंज में कार चालक ने 2 साल की मासूम को कुचल दिया। चौपले पर जब टीएसआई और होमगार्ड आपका चालान काटते हुए नजर आते हैं तो बेलगाम दौड़ते वाहनों पर कार्रवाई ना होना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और नौचंदी थाना क्षेत्र के राघव कुंज के पास गुब्बारे बेचने वाले परिवार की ये 2 साल की बच्ची को कार ने कुचल दिया। सड़क पर गुब्बारा पकड़ने जा रही बच्ची को कार ने ज़बरदस्त टक्कर मारी। बोनेट से बच्ची का सर लगा और वो करीब 5 फुट उछलकर सड़क पर जा पड़ी। भागकर परिवार वालों ने और राहगीरों ने बच्ची को संभाला, अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उसके बाद एक और अस्पताल ले जाया गया इस बच्ची को, जहां डॉक्टर ने इस बच्ची को मृत घोषित कर दिया। कार चालक अभी तक फरार है। इंस्पेक्टर नौचंदी का कहना है जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। राजस्थान के दौसा गांव के निवासी जयवीर हर साल अपने परिवार के साथ नौचंदी मेले में गुब्बारे बेचने आते हैं। मंगलवार रात करीब 11 बजे की ये घटना है। परिवार गमजदा है। थाना नौचंदी क्षेत्र में राघव कुंज एक कॉलोनी पड़ती है। पास में ही नौचंदी मेला चल रहा है, जहाँ पर जो जय बाजारी वाले लोग हैं अपना सामान बेचते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जो गुब्बारे बेच रहा था, उसकी बेटी वहाँ पे पास में ही खेल रही थी और एक जो गाड़ी है इको स्पोर्ट वहाँ से गुजर रही थी। गुजरते वक्त की जो बच्ची है उससे उसको टक्कर लगी है और बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहाँ पे डॉक्टर ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया था। जो आरोपी ड्राइवर है और जो इको स्पोर्ट्स है, दोनों पुलिस की हिरासत में। गाड़ी को सीज कर दिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो शव है उसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। दर्ज में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, बताया जा रहा है जो बच्ची के परिजन है वो राजस्थान के रहने वाले हैं। जी, ये लोग राजस्थान से और यहाँ पर नौचंदी मेले में अपना सामान बेचने के लिए आए। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर और आसपास की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अपना जिला। और भारत के लिए एक बड़ा क्षण,
गौरवशाली क्षण, स्वाभिमान से भरा हुआ क्षण, और वो क्षण हमें दिलाया है शुभांशु शुक्ला ने। जी हाँ, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पहुंच गए अंतरिक्ष में और अपने कंधे पर तिरंगा लगाकर कह रहे हैं व्हाट ए राइड। आप सबको शुभकामनाएं, शुभांशु शुक्ला को शुभकामनाएं।